नमस्ते दोस्तों। एमए एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस विषय का 2023 का ये पेपर है। सेकंड पेपर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फूड एंड न्यूट्रिशन, दोनों ही ब्रांच के लिए कॉमन है। पेपर का नाम है स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि सांख्यिकी और कंप्यूटर का उपयोग। एनईपी का पैटर्न पे ये पेपर था। 75 मार्क्स का 3 घंटे समय निर्धारित किया गया था लास्ट ईयर, लेकिन अब 2 घंटे का पेपर होना है। सेक्शन ए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। 5 प्रश्न पूछे गए हैं, पाँचों के ही उत्तर देने हैं। हर प्रश्न 2 अंकों का है और उत्तर की शब्द सीमा 50 शब्द यानी कि आधा पृष्ठ निर्धारित की गई है। अब इसमें आते हैं प्रश्नों में यदि हम देखते हैं, पहला प्रश्न है केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों का महत्व बताइए। राइट इम्पोर्टेंस ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ होता है कि जिसमें हम कोई भी एक ग्रुप है, समूह है और उससे संबंधित कई इश्यूज़ हैं, कई तथ्य हैं, उसके विषय में हम सेंट्रल टेंडेंसी के द्वारा कुछ अनुमान लगा सकते हैं, या तुलनात्मक यदि हमें कोई एनालिसिस करनी है तब इसका हम यूज़ कर सकते हैं, या हमें कोई निर्णय लेने में इससे हम इस केंद्रीय प्रवृत्ति से हम हेल्प ले सकते हैं। मतलब एक समूह में लोगों की क्या एक राय है, उससे हम उसमें कंपेयर कर सकते हैं। तो इसी को हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति। दूसरा प्रश्न है संचय आवृत्ति वक्र क्या है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी तो हम जानते हैं, जिसको हम कहते हैं किसी भी चीज़ की रिपीटेशन नंबर्स की, तो वो हो गई फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व हम कह सकते हैं कि ये वो कर्व है जिसको कि हम ग्राफ के रूप में प्रस्तुत करते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ को, मतलब जैसे कि हमारी फ्रीक्वेंसी है किसी की 2, 4, 6, 8 कोई फ्रीक्वेंसीज़ हैं। अब इसको हम ग्राफ में प्लॉट कर रहे हैं, तो 2, 4 यानी कि हम 2, 4 यानी कि इसमें हम 2 के बाद हम 6 लिखेंगे, 4 के बाद उसमें फिर 2 है तो 6 और 8 लिखेंगे, यानी कि हम ऐड करते जा रहे हैं, तो वो क्यूमुलेट हो रही हैं। तो हमारी जो उसमें जो ग्राफ है वो एक एस शेप में जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ओगिफ कहते हैं। तो वो होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। मतलब इसकी एक टेंडेंसी है कि वो ऊपर की तरफ जाएगा, जबकि फ्रीक्वेंसी, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कर्व जैसी फ्रीक्वेंसी होती है वो कभी ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। क्यूमुलेटिव में हम ऐड कर रहे हैं। नाउ तीसरा प्रश्न है माध्य का सूत्र लिखिए। मीन का फॉर्मूला लिखना है। मीन का अर्थ होता है कि हम, जिसमें कि हमारे पास कोई डेटा है, जैसे कि अनग्रुप डेटा है, तो उसमें कोई भी शब्द है, कोई भी अंक है, 2, 1, 4, 5, तो उसको हमने सबको जोड़ लिया, सम ऑफ द टर्म्स। और हमने कितने सम्स को जोड़ा, कितने नंबर को जोड़ा है, 4 को, तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, उससे हमारे को डिवाइड करके जो निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, मीन कहते हैं। इसके फॉर्मूले कई प्रकार के होते हैं।
ग्रुप डेटा का अलग, अनग्रुप डेटा का अलग। अगला प्रश्न है, काई वर्ग परीक्षण के लिए क्या आवश्यक है? काई वर्ग परीक्षण, इसको हम काई वर्ग काई स्क्वायर टेस्ट भी कहते हैं अंग्रेजी में। अब ये कंपेयर करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जो भी हमारे ऑब्जर्व रिज़ल्ट हैं उसको हम एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट से हम डिवाइड करते हैं। इसमें हम रिलेशनशिप भी देख सकते हैं कि जो रिलेशनशिप आ रही है वो बाय चांस फैक्टर से आ रही है कि वो एक ऑथेंटिक है, सिग्निफिकेंट है, और वो किस लेवल पर है, 0.5 लेवल पर है कि 0.1 लेवल पर है। यानी कि ये एक प्रकार से एक सिग्निफिकेंट टेस्ट को प्रूफ करने के लिए इनका प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, टेबुलेशन के उद्देश्य बताइए, सारणीयन के उद्देश्य बताइए। टेबुलेशन के, अब टेबुलेशन क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारा डेटा है, उसको हमें प्रेजेंट करना है कि जिससे कि हम एक अच्छे से अपने डेटा को प्रस्तुत कर पाएँ, जिससे कि उसका हम अच्छे से एनालिसिस भी कर सकते हैं, एक कंडेंसिंग रूप में, कॉम्पैक्ट रूप में, एक मीनिंगफुल वे में। तो उसी को हम कहते हैं टेबुलेशन। तो ये हमारे सारे शॉर्ट क्वेश्चंस थे और जिसको कि हमें अच्छे से करना है। 2 नंबर का हर प्रश्न है, 5 प्रश्नों के, यानी कि 10 नंबर का ये हमारा अति लघु उत्तरीय वाला सेक्शन है, सेक्शन ए। अब बेटा आता है हमारा सेक्शन बी, लघु उत्तरीय शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं। इसमें 9 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 9 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की जो अधिकतम शब्द सीमा है वो 100 शब्द निर्धारित की गई है, यानी कि 1 पेज। तो 5 प्रश्न करने हैं, 5 नंबर के हैं, यानी कि 25 नंबरों का ये हमारा सेक्शन बी है। अब आते हैं इसमें प्रश्न। पहला प्रश्न है, वर्गीकरण कितने प्रकार के होते हैं? क्लासिफिकेशन। देखो, जब हमारे पास बहुत सारे डेटा हैं, बहुत सारे, तो उनको हम क्लासीफाई कर देते हैं छोटे छोटे ग्रुप्स में, जिससे क्या होता है कि उसकी एनालिसिस करना आसान होता है। तो उसके हमारे कई ऑब्जेक्ट बेसिस हो सकते हैं क्लासिफिकेशन के, ज्योग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, न्यूमेरिकल, सोर्स ऑफ ओरिजिन। उसके आधार पर हम अपने डेटा को क्लासीफाई कर देते हैं। तो वही क्या है, वर्गीकरण है। ये टाइप्स हो गए। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य वक्र को समझाइए। सामान्य वक्र क्या होता है? नॉर्मल कर्व। अब ये जैसे कि हम देखें कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में बेल शेप का कर्व होता है, जो कि हमको एक डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है कि हमारा डेटा किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मतलब अधिकतर केसेस में देखा जाता है कि बीच में जैसे कि हमारा 0 है और उसके बाद और उसके दोनों साइड, एक में नेगेटिव एक में पॉजिटिव, तो एक कर्व शेप, बेल शेप का हमारा नॉर्मल कर्व होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सह संबंध क्या है? कोरिलेशन। मतलब जो भी वेरिएबल हैं वो आपस में कैसे संबंधित हैं, पॉजिटिव की नेगेटिव, उसी को हम क्या कहते हैं, कोरिलेशन कहते हैं। कि जैसे कि किसी चीज़ में रिलेशन, जैसे कि आप जितने घंटे पढ़ोगे उतना ही रिज़ल्ट अच्छा आएगा। तो जो हमारे नंबर ऑफ आवर्स हैं, स्टडी आवर्स, और रिज़ल्ट में दोनों में जो कोरिलेशन है वो कैसा है, पॉजिटिव है। एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी अच्छा हो रहा है। अब किसी का ये होता है कि नंबर ऑफ आवर कम है लेकिन रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है, तो वो नेगेटिव कोरिलेशन हो गया। एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। अब आता है टाइप्स ऑफ ग्राफ। टाइप्स ऑफ ग्राफ,
ग्राफ के रेखा चित्रों के प्रकार बताइए। कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप देखते हो हिस्टोग्राम हो गया, बार डायग्राम हो गया, पाई ग्राफ हो गया, देन फ्रीक्वेंसी कर्व हो गया। ये सब क्या है? ग्राफ हैं, और इनको बनाने के लिए उद्देश्य भी अलग अलग हैं। मल्टीपल बार, डिवाइडेड बार, तो ये सब क्या है? रेखा चित्रों के प्रकार। इनको आप चित्र बना बना करके आप समझाइए तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आता है, सारणी के प्रकार को बताइए। इलेबोरेट टाइप्स ऑफ टेबल्स। अब टेबल्स भी कई प्रकार की होती हैं। सिंपल टेबल्स होती हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स टेबल होती हैं, कुछ में सब डिवीज़न करके बनाई जाती हैं। तो इसको भी आपको इसमें विस्तार से टेबल बनाते हुए अपने आंसर को लिखना है। परिकल्पना से क्या तात्पर्य है? हाइपोथेसिस, यानी कि अनुमान लगाना किसी भी सॉल्यूशन का, या टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम, उसी को हम परिकल्पना कहते हैं। आपकी एक होती है नल हाइपोथेसिस, एक पॉजिटिव हाइपोथेसिस, नेगेटिव हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस। कई प्रकार की हम परिकल्पना बनाते हैं और फिर अपने परिकल्पना को टेस्ट करने के लिए पूरा उसकी मेथोडोलॉजी अप्लाई करते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारी जो परिकल्पना थी वो एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड हुई। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुलक क्या होता है? बहुलक मतलब जिसको मोड कहते हैं अंग्रेजी में, जो वैल्यू या डेटा बार बार आता है, यानी कि हायर फ्रीक्वेंसी वैल्यू, वही मोड वैल्यू कहलाती है। सबसे अधिक आने वाली संख्या। प्रमाप विचलन का सूत्र सहित समझाइए। स्टैंडर्ड डेविएशन को विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। स्टैंडर्ड डेविएशन, डेविएशन मतलब विचलन, अमाउंट ऑफ वेरिएशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। अब ये हमारा लोअर स्टैंडर्ड का भी हो सकता है या हायर स्टैंडर्ड का भी हो सकता है। एक्सपेक्टेड अबाउट इट्स मीन। सपोज हमारे पास एक डेटा है किसी भी क्लास के नंबरों का, किसी के मार्क्स का डेटा है। अब उस मार्क्स में सबके अलग अलग मार्क्स आए, उसका एक मीन वैल्यू निकल आया। अब हमको ये देखना है कि सपोज इसमें 25 लड़कियों के नंबर हैं, तो वो नंबर जो हैं उनमें आप 2 लड़कियों के नंबरों में कितनी डिफरेंसेस है, कितना वेरिएशन है, कितना विचलन है। तो उसका लिए हम एक स्टैंडर्ड डेविएशंस निकालते हैं कि उसका स्टैंडर्ड क्या है, लोअर साइड में है या हायर साइड में है। इससे हमको डेटा की क्वालिटी पता लगती है, डेटा की क्वालिटी। अब आता है लास्ट सेक्शन बी का क्वेश्चन, टी टेस्ट का फॉर्मूला बताइए। टी टेस्ट भी एक ऐसा टेस्ट है जिसके द्वारा हम एक स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंसेस ऑफ मीन निकालते हैं कि हमारे मीन में जो डिफरेंसेस है उसमें डिफरेंस का कारण क्या है, उसकी स्टैंडर्ड एरर कैसी है, उसकी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कैसी है। तो बेटा कुल मिलाकर आपको अपने स्टैटिस्टिक्स के पेपर की तैयारी के लिए बेटा एक बात का ध्यान रखना है कि आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पर ज़्यादा गौर देना है। सबका कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए, आप लिख करके याद कर लीजिए। जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, जितने भी आपके मुख्य मुख्य शब्द हैं, उन सब के आप लिख करके उनके बारे में आप एक एक पैराग्राफ लिख लीजिए, प्लस उनके फॉर्मूले लिख लीजिए। यदि आपने इतनी तैयारी कर ली तो आपका ये पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। अब आता है सेक्शन सी, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें 8 प्रश्न में से 4 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है, यानी कि आपका ये 40 अंकों का हो गया और शब्द सीमा 400 शब्द है। अब आपके इस बार के पेपर में इसी सेक्शन में अंतर आएगा। इसमें आपको 2 प्रश्न करने होंगे और वो हर प्रश्न आपका 20 नंबर का हो जाएगा, लॉन्ग वाला, जो कि आपका इस समय 10 नंबर का था। 4 प्रश्न करने थे, तो इसलिए आपको इनकी तैयारी अपने मतलब आप 5-6 क्वेश्चन भी तैयार कर लेंगे डिटेल में, तो आपको ये क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हो। इसमें पहला प्रश्न है,
केंद्रीय माप कौन कौन से हैं, विभिन्न केंद्रीय मापकों का उपयोग कब करना चाहिए बताइए। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन एंड मोड, तीनों के बारे में आपको डिटेल में लिखना है, विद फार्मूला, विद लिमिटेशन, विद यूज़, कहाँ कब कौन सा यूज़ किया जाए, सब आपको इसमें लिखना है। सहसंबंध का अर्थ लिखिए, सहसंबंध के प्रकार बताइए, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड लीनियर, नल, तो ये सारे को आपको डिटेल में बताना है। नेक्स्ट आया आपका सामान्य संभावना वक्र की विशेषताएं बताइए। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की आपको इसमें विशेषताओं का उल्लेख करना है। हाँ, इसमें आपको पूछा गया है तथ्यों का वर्गीकरण को उदाहरण सही समझाइए, देन हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, रिसर्च डिज़ाइन, पाई डायग्राम, बार डायग्राम, यानी कि आपको इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है कि अपने जितने भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाले जो प्रश्न आते हैं उसमें आपको ग्राफ अवश्य बनाना है विद एग्जाम्पल, अच्छे से कोड करते हुए, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। आखिरी प्रश्न है बेटा, परिकल्पना के प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए। हाइपोथेसिस के टाइप्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, नल, इसको सबको आपको उदाहरण के सहित अच्छे से एक्सप्लेन करना है, यानी कि आपको अपनी तैयारी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को लेकर के ही करनी है। कोई आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, तो आपको अपनी थ्योरी का यदि आप अच्छे से तैयारी कर लोगे तो आपका ये प्रश्न पत्र काफ़ी अच्छा से हो जाएगा। तो बेटा आप लोग को मेहनत से अपनी, अभी भी समय है, अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा और इस वीडियो को अच्छे से देखिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अभी तक जिसने नहीं किया है वो सब इसको अच्छे से देखेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।